हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के विकास की अवस्थाओं के बारे में कि किस अवस्था में बच्चों के क्या तौर तरीके होते हैं, उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, तो इसको देखिए और फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहले मैं आप लोग को ये बता दे रही हूँ कि विकास की अवस्था को कई मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से और अपने विचारों के अनुसार उसको कई भाग में डिवाइड किए हैं। तो जैसे रॉस, कॉलसेनिक या हरलॉक, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कई किसी ने उत्तर बाल्यावस्था, कोई पूर्व बाल्यावस्था में ही दो पार्ट कर दिया है, कोई बाल्यावस्था डायरेक्ट बताया। तो ऐसे करके कई लोग अपने अपने मतों के अनुसार उसको विभाजित किए हैं। लेकिन हम एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे कि विकास की सामान्य वर्गीकरण क्या है, भाग क्या है। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट देखिए गर्भावस्था, जिसको पेरेनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक, ये गर्भ धारण से जन्म तक होता है। जब माँ गर्भ धारण करती है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक ये गर्भावस्था कहलाती है, जिसे हम पेरेनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जानना जरूरी है और कहीं कहीं कुछ चीज़ें पूछ देती है, लिख देता है इंग्लिश में, और हिंदी वर्जन में भी इंग्लिश यूज रहता है, तो इसलिए साथ में ये भी जानिए। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं, जो 0 to 5 वर्ष, 0 to 5 वर्ष का मतलब है कि जन्म से आपके 5 वर्ष तक है। मतलब 0 to मतलब कि जो बच्चा जन्म ले लिया और उस 5 वर्ष तक के बच्चों को शैशवावस्था में रखा जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहा जाता है और ये 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यावस्था की कैटेगरी में रखी गई है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को एडल्टहुड कहा जाता है, जो 13 to 18 ईयर एज ग्रुप होता है एडल्टहुड का। ठीक है, 13 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए 5th नंबर प्रौढ़ावस्था। ये लास्ट स्टेज है जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, और ये 19 ईयर्स के बाद, मतलब 19 ईयर्स के बाद आपको जो भी बच्चे रहते हैं वो ओल्ड एज या प्रौढ़ावस्था के कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक सामान्य वर्गीकरण है और इसके अब जितने भी 5 पार्ट्स हैं, अब इनके हम पूरी डिटेल में एक एक पार्ट्स को देखते हैं और जानते हैं कि किस गर्भावस्था या शैशव, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ावस्था में क्या क्या बच्चों में बदलाव होते हैं, क्या उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये अब समझते हैं। ठीक है, तो देखिए गर्भावस्था फर्स्ट नंबर, जिसको पेरेनेटल स्टेज कहते हैं। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स 3 हैं। तो जैसे फर्स्ट देखिए बीजावस्था, जिसको जर्मिनल स्टेज कहते हैं। ये 0 से 2 सप्ताह तक होते हैं, मतलब कि जब से स्टार्ट हुआ रहता है और 2 सप्ताह तक ये अवस्था जर्मिनल स्टेज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूणावस्था, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 सप्ताह से दूसरे माह तक, मतलब लगभग 8 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है, स्टेज रहता है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको फीटल स्टेज कहते हैं। फीटल स्टेज 8 सप्ताह से जन्म तक, मतलब 2 माह से आपका 9 माह तक होता है। 9 माह तक, मतलब कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक ही गर्भस्थ शिशु या फीटल स्टेज कहते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि जर्मिनल स्टेज में क्या होता है। बीजावस्था में ये इसमें होता है कि बच्चे बीज के समान होते हैं, एक जिससे जाइगोट कहा जाता है, और ये योग से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब उसमें का लिक्विड खत्म हो जाता है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, तो वो जो गर्भाशय होता है तो उसमें वो चिपक जाते हैं और फिर माँ जो भोजन ग्रहण करती है उससे बच्चे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें यही अवस्था होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, मतलब 2 माह तक चलती है। और इसमें ये होता है कि
जैसे बच्चा आपके नाखून बढ़ना, इसमें भ्रूणावस्था में भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे हैं कई 3 पार्ट। तो इतना डिटेल नहीं देखेंगे, इसको देखते हैं कि इसमें क्या, जैसे शिशु की श्वास नली वगैरह का डेवलप होता है, आपका थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ, नेल्स भी होते, नाखून, दांत और त्वचा वगैरह में जो भी होते हैं ना, फेफड़े, लीवर, जो भी बच्चे का बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब भ्रूण एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होता है कि बच्चे, इस अवस्था में बच्चे बस वैसे तो 2 सेकंड वाले स्टेज में सब कंप्लीट, अब बच्चों का इसमें ग्रोथ होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसमें गर्भस्थ शिशु के फीटल स्टेज में। बाकी जो भी प्रोसेस होता है बच्चों के, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर, शेप वगैरह या जो भी आप बॉडी पार्ट्स बने होते हैं वो सेकेंड भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाए। अब उसी को बड़ा या उसको ग्रोथ कह लें या डेवलपमेंट कह लें, जो भी कहना हो, और ये थर्ड वाले स्टेज में होता है, ठीक है। थर्ड वाले स्टेज में बस बच्चों की हाइट और उस चीज़ में ग्रोथ होता है। तो ये हुआ इतना। और नेक्स्ट देखिए शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं, ये जन्म से 5 वर्ष तक होता है, 0 to 5 ईयर्स तक। और अभी इसके जो मतलब इस एज में बच्चों में गुण देखने को मिलता है और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, तो इन सब विषय पे आज बात करते हैं। जैसे इसको शिशु अवस्था कहते हैं। फर्स्ट देखिए शिशु अवस्था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे इस एज में होते हैं तो इन्हें शिशु अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला कहने का मतलब है ये है कि इसी एज में आप किसी बच्चे को अच्छी बुरी आदतें सिखा सकते हैं। बुरी आदत है तो उसको छुड़ा सकते हैं और अच्छे विचार बच्चों में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस एज में आप बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे और उन्हें अच्छी बातें नहीं बताएंगे या कोई नैतिक बातें, तो आगे चलकर बच्चों का फ्यूचर बहुत ही खराब होने वाला रहेगा। इसलिए इसे भावी जीवन का आधारशिला इसीलिए कहा जाता है कि इसी एज का सही होना आगे चलकर आपका डिसाइड करता है कि बच्चा क्या करेगा और कैसा होगा। नेक्स्ट खिलौनों की अवस्था। इस एज में बच्चे खिलौने उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। वो कहीं पे भी देखते हैं खिलौने बाज़ार वगैरह में तो खरीद के लाते हैं और उन्हें मतलब घरों में खिलौनों से, लड़कियां गुड़िया से, बच्चे बैट बॉल से मतलब खेलने का उनको शौक़ रहता है, खिलौने जुटा के रखते हैं, ग्रुप में भी खेलते हैं। तो ये खिलौनों की अवस्था कही जाती है। आत्म प्रेम की अवस्था भी इसी एज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अजीबोगरीब अवस्था। इसे अजीबोगरीब अवस्था इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं रहता कि आप अच्छे तरीके से बच्चे रूल रेगुलेशन से रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका जो मन करेगा वो अपने मन से करेंगे, वो अपने मन से हर चीज़ करते हैं। वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कभी खुश रहेंगे कभी रोएंगे, आपको भी मानना होगा। तो इसलिए खेलेंगे, अभी मन हुआ तो बैठ के पढ़ेंगे, तो जो भी होगा ये इसी वजह से इसे अजीबोगरीब अवस्था कहते हैं, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं रहता इस अवस्था में कि कोई इसका नियम है, इसे यही करना है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट देखिए बादशाह की अवस्था। बादशाह की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। अगर ये कहेंगे कि हमें टॉफ़ी चाहिए, हमें चॉकलेट चाहिए, तो मम्मी और पापा जी को मतलब वो दिलाना ही पड़ेगा। तो वो अपनी ज़िद मनवाते हैं और उनकी ज़िद के सामने माँ बाप को झुकना पड़ता है और वो दिलाते हैं, क्योंकि वो रोने लगते हैं बच्चे। तो इसलिए इसे बादशाह की अवस्था, क्योंकि वो बादशाह की तरह रहते हैं, जो वो कहेंगे, जो वो बात अपनी मनवाएंगे और माँ बाप को मानना पड़ता है। तो इसलिए वो बादशाह का मतलब बादशाह का इसलिए कि वो बादशाह, राजा भी वो यही, बादशाह वही होते हैं जो अपनी बात मनवाते हैं लोगों से। तो इसलिए इसे बादशाह की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट सामाजिक भावना का अभाव। छोटे बच्चे होते हैं 5 ईयर्स तक के बच्चे जो होते हैं उनमें सामाजिक भावना का अभाव रहता है। वो ये नहीं जानते कि समाज क्या होता है, समाज में कैसे रहा जाता है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है, नहीं, ऐसा कुछ उनमें नहीं रहता है। वो बस ये जानते हैं ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये हमें खेलना है, यहाँ घूमना, ये हमें चीज़ चाहिए, ये चीज़ वो जानते हैं, ना कि समाज और कोई रूल रेगुलेशन को जानते हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसमें सामाजिक भावना का अभाव होता है। नेक्स्ट है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कहने का मतलब ये है कि ये बच्चों का वो आदर्श काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी एज में बच्चे अच्छी अच्छी आदतों को सीखते हैं, आगे की मतलब भविष्य को अपना बनाते हैं कि अगर आप जैसे भी बच्चे को जितने अच्छे तरीके से संस्कार देंगे वही आगे चलकर बच्चों को मतलब अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए इस एज में बच्चे छोटे रहते हैं और समझदार मतलब उनमें सीखने का बहुत रुचि रहती है। कोई भी चीज़ आप सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो इसलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है। नेक्स्ट है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं बार बार, अगर उस चीज़ को बच्चा देख रहा है तो वो वही चीज़ वो भी करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसे अनुकरण की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव का मतलब ये हुआ कि बच्चे में नैतिकता ही नहीं होती कि हमें मतलब जैसे किस बड़े बच्चे हैं तो उनको कोई भी बता दिया कि देखिए ये ऐसे हैं, इनको ऐसे मतलब आप किसी के सामने आते हैं तो आपको ये ऐसे ऐसे व्यवहार करना है, और लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये ऐसे कोई गुण नहीं होते हैं और वो मतलब ये समझ नहीं हैं कि मतलब नैतिकता होती क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। बहुत छोटे एज के रहते हैं, उनमें बचपना होती है, शरारतपन रहता है, तो इसलिए वो नहीं समझ पाते क्योंकि इनका एज ग्रुप ही ऐसा होता है नटखट सा, तो इसलिए इनमें नैतिकता का अभाव होता है। ये मतलब रूल से नहीं रह सकते, इनमें ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, ये अपने मन से जीते हैं। बक्की अवस्था। बक्की अवस्था ये है कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अभी ये बोलेंगे मम्मी यहाँ जाना है, अभी कहेंगे मम्मी खिलौने ये, मतलब दिन भर उनको जहाँ पे रहेंगे अपनी आवाज़ देते रहेंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पर है। तो इसीलिए इस अवस्था को बक्की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है खतरनाक काल या अपीली काल, ठीक है। खतरनाक काल या अपीली काल इसलिए कहा जाता है कि इस एज में हरलॉक जी के द्वारा कहा गया है कि इस एज में बच्चे की मृत्यु मतलब शैशवावस्था में बच्चों की मृत्यु अधिक होती है, इसलिए इन्होंने खतरनाक काल या इसी को अपीली काल कहा है। तो ये हुआ आपका इतना, और इसी को स्वर्ण काल भी कहा जाता है और सीखने का स्वर्ण काल और क्षणिक संवेग की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ऐसे कई हैं। संस्कारों के निर्माण आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। तो कुछ और भी हैं, 2-3 जो मैंने बता दिया। और नेक्स्ट देखिए बाल्यावस्था जिसे चाइल्डहुड कहते हैं, ये 6 to 12 ईयर्स एज ग्रुप में होता है। और फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं और अध्यापक के माध्यम से पढ़ते हैं और एक शिक्षण संस्थान में जाते हैं और कंटिन्यू उसी में पढ़ते हैं, तो उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जहाँ पे नियम के तौर तरीके और एक मतलब व्यवस्थित ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक स्थान फिक्स होता है बच्चों के पढ़ने का, तो उसे औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कहने का तात्पर्य ये है कि इस एज में बच्चों का बनने बिगड़ने की का भविष्य निर्धारण करता है कि बच्चा इस एज में कितना अच्छे से अपने आप को आगे के लिए मतलब ढाल सकता है या बना सकता है, कितनी अच्छे से सीख सकता है। तो ये इसीलिए इसे अनोखा काल कहा जाता है कि इसमें बच्चे अपने आगे के भविष्य का निर्धारण करते हैं।
नेक्स्ट, जीवन का निर्माण कार्यकाल। जीवन का निर्माण कार्यकाल का मतलब ये है कि बच्चे इसी एज में अपने भविष्य की चिंता करते हैं और भविष्य का निर्धारण और निर्माण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को ये होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई वगैरह उसके इंटरेस्ट जो रहते हैं उस हिसाब से पढ़ाई करता रहता है कि मुझे आगे चल के ये निर्माण कार्यकाल कहने का मतलब है कि आगे के भविष्य का निर्माण करना, जो इसी ग्रुप में, इसी एज ग्रुप में होता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का कार्य। इसमें बच्चों में कंपटीशन की भावना अधिक रहती है कि किसी इस एज ग्रुप में एक दूसरे से कंपटीशन करने में बच्चे ज़्यादा रुचि रखते हैं कि इनसे मुझे आगे निकलना है। तो यही कह रहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है चुस्ती की अवस्था। बच्चे इस एज में फिट रहते हैं और इसमें उनको कोई ऐसी समस्याएं नहीं रहती हैं कि नहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चाहे कोई ऐसी समस्या, तो इसमें ये फिट रहते हैं, दौड़ भाग हर चीज़ करने, खेलने कूदने, तो इसलिए इसे चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है खेल की आयु। इस एज में बच्चे खेल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जैसे कांचा हुआ या गुल्ली डंडा या गोली, जो भी बच्चे खो खो, बहुत जो बच्चों का कबड्डी, ऐसे खेल रहते हैं जो बच्चे अपने रुचि के अनुसार खेलते हैं। नेक्स्ट है समूह दल टोली की अवस्था। इसमें बच्चे समूह में रहते हैं मैक्सिमम। इस एज ग्रुप में 2-3 बच्चों का एक ग्रुप होता है, अपने क्लोज फ्रेंड होते हैं, उसमें उस तरीके से लोग बच्चे पसंद करते हैं रहना। ठीक है। इसमें समूह दल या टोली जो कहें वो इस अवस्था को कहा जाता है जो ग्रुप में रहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बच्चे इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ अपने पास रखने की इनकी बहुत वो नेचर रहता है कि कोई भी चीज़ इनके पास मिले ये सोचते हैं कि मैं इसको ले लूँ, इसको रखे रहूँ, अपने पास जुटाते रहेंगे कोई सामान को। तो वही है कि इनके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन का तात्पर्य ये है कि बच्चे, अगर आप ये पेन है तो या आप किसी चीज़ को कह दो कि जैसे ये बुक है तो बुक के बारे में अगर हम पूछें कि देखिए इसमें ये चैप्टर है तो और इसमें ये दिया गया है, तो अगर उससे हम रिलेटेड कुछ बातें पूछें या हम पूछें बुक है, बुक के बारे में कुछ बताइए, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इससे हम पढ़ते हैं, ये हमारे मतलब आगे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जो भी कुछ भी उनके सोच होंगे। वो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ वस्तु सामने रखी हुई है तो बच्चा उस पर चिंतन कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ठीक है। उसी को मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं। ठीक है। किसी चीज़ का सामने या प्रत्यक्ष होना और उसके बारे में बच्चा बातें बताता है, उसी को मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट है गंदी आयु। गंदी डर्टी एज जिसे कहते हैं। इसमें बच्चे गंदी आयु कहने का मतलब इसमें बच्चे गंदी आदतों को जल्दी सीखते हैं, इसीलिए इसे डर्टी एज कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट है समलिंगी मित्रता। समलिंगी मित्रता का कहने का मतलब ये है कि बच्चे अगर लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो वो बॉयज़ का ग्रुप चूज करते हैं कि हम लड़कों के ही ग्रुप में रहें, और लड़कियां हैं तो लड़कियों के ग्रुप या टोली बनाती हैं। तो वही है कि समलिंगी मतलब समलिंग। नेक्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसी एज में गवर्नमेंट का कहना है कि इस एज में ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करनी चाहिए, इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि इसी एज में बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं। तो ये हुआ आपका बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किशोरावस्था। देखिए 4th नंबर, जो जिसे एडोलसेंस कहते हैं। इसकी एज ग्रुप होती है 13 to 18 ईयर्स, 13 से 18 वर्ष। एडोलसेंस जो है, एडोलसियर लैटिन भाषा से निकला हुआ है शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग पॉइंट कि किशोरावस्था का क्या उसमें चेंजिंग आती है। इस अवस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष तथा तनाव की अवस्था कहते हैं। इसलिए तनाव या दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चे बहुत सोचते रहते हैं अपने
फ्यूचर को लेकर, अपने मतलब निजी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शादी, ये वो, अपने साथी, नौकरी, मतलब कुछ भी चीज़ें उसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, उनके बहुत प्रेशर में रहते हैं। इसलिए इस अवस्था को तनाव, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहते हैं। बहुत चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, तो इसलिए इसे संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट, देशभक्ति की भावना। इस एज में ये होता है बच्चों में कि हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे, मतलब अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, तो इस एज में ये भी भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना या प्रवृत्ति के बारे में ये है कि बच्चे जिसको आइडियल मानते हैं, जैसे कोई एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, कोई विवेकानंद को, कोई महात्मा गांधी, ऐसे बहुत लोगों के बहुत थॉट्स होते हैं और उनको अपने आइडियल मानते हैं। तो जिसको जो बच्चे आइडियल मानते हैं, उस आइडियल को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानता है, तो वो बच्चा यही सोचेगा कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम की सारी क्वालिटी अपने में लाऊं और मैं उनकी तरह कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी भी ख्याति देशों में विख्यात हो। तो ये वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, लोगों को आइडियल मानना और उनकी तरह खुद को ढालना। नेक्स्ट है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इस अवस्था को इसलिए कहा जाता है कि इस एज में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती है, जैसे किसी से बात करना, चाहे कहीं घूमना फिरना, तो ये मतलब और अच्छे लगने की ही प्रवृत्ति को बसंत ऋतु कहा जाता है। परिवर्तन का काल कहा जाता है, जैसे बच्चे में शारीरिक रूप से परिवर्तन ज़्यादा देखा जाता है इस एज में। लड़कियां लड़कों में मूछे, दाढ़ी या ऐसे चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। लड़कियों में भी बहुत शारीरिक रूप से परिवर्तन होने लगता है, तो ये परिवर्तन का काल इसलिए कहा जाता है। और नेक्स्ट, विषम लिंगी आकर्षण। इस एज में बच्चे विषम लिंगी, मतलब कि लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से आकर्षित होती हैं, तो इसलिए इन्हें विषम लिंगी काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति की बच्चे इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कल्पना में रहते हैं, बहुत सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ, हम कल ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए रहना ही दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है इस एज ग्रुप में, और सभी के साथ। उलझन की आयु। उलझन की आयु कहा जाता है, जैसे बच्चे में ये होता है कि हमारी व्यवसाय क्या होगी, शादी किसके साथ हमारी शादी होगी, कौन हमारा जीवन संगनी, हमें आगे चल के कौन सी नौकरी करना, इन सब चीज़ों में कैसा हमारा आगे का जीवन काल रहेगा, इस सब चीज़ों में बच्चे उलझे रहते हैं, इसलिए इन्हें उलझन की आयु भी कहा जाता है इस एज को। देखिए, वीर पूजा की भावना वही मैं यहाँ पे भी लिखी हूँ, ठीक है, इसको भी। संवेग अस्थिर। संवेग अस्थिर का मतलब है कि अभी बच्चे इस एज के जो बच्चे रहते हैं, उनका ये रहेगा कि अभी हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये होगा तुरंत डाउन हो जाएगा। अब ये पूरी भावनाएं खत्म हो गई कि देश के लिए कुछ करना भी था, हमने पहले सोचा था। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें संवेग स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। अभी कुछ सोचेंगे, फिर तुरंत कुछ टाइम में कुछ और सोचने लगेंगे, तो ये कहने का तात्पर्य यही है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन का अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसलिए कहा जाता है, जैसे बाल्यावस्था था तो उसमें मूर्त चिंतन था, ठीक है। मूर्त चिंतन, जैसे बच्चे को कोई चीज़, ये पेन दिखा दिया, पेन के बारे में पूछे तो बच्चे इसके बारे में बताएगा, जो भी उसके दिमाग में, मन में ख्याल आएंगे वो इसके बारे में। इन अमूर्त चिंतन का है कि अगर मैं डायरेक्टली किसी से पूछ दी कि आप पेन के बारे में बताओ, तो बच्चा बिना देखे भी उसके बारे में बता देगा, कि जो भी उसको बताना है कि उससे लिखा जाता है, ये वो जो भी। तो अमूर्त चिंतन यही उसे कहते हैं, जब बच्चे जो चीज़ बिना देखे भी उसके बारे में बता दे, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं, और ये इस अवस्था में, इस एज में होता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता। इसमें चिंता इस अवस्था में ये भी होता है कि बच्चों में व्यवसाय चुनाव की, क्योंकि इस एज में पहुँचे रहते हैं बच्चे, जो उनके आगे का जीवन यापन करने के लिए अपने व्यवसाय को चुनाव करना जरूरी होता है, और उसकी चिंता बच्चों में अत्यधिक मात्रा में रहती है।
नेक्स्ट है नया जन्म का काल। ठीक है, इस अवस्था को नया जन्म का काल भी कहते हैं कि अगर इस एज में जो बच्चा होता है वो अगर संभल गया तो उसकी जीवन एक नई जिंदगी शुरू होगी, अगर इसमें नहीं संभल पाया तो वहीं ख़त्म हो गया। तो ये इसी वजह से इसको नया जन्म का काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एज होती है बहुत ही ऐसी कड़ी पे रहती है कि मतलब यहाँ से अगर बच्चा संभल गया तो आगे का जीवन उसका अच्छा चलेगा, और नहीं संभला तो उतना जो बिता के आया है बाल्यावस्था से सब बेकार हो जाएगा, इसलिए इसे नया जन्म का काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था, 5th नंबर देखिए, ओल्ड एज, जिसे 19 ईयर्स के बाद और जब तक जीवित व्यक्ति रहता है तब तक कहते हैं, जब तक वो मर न जाए वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत ही आता है। और इसके जो पहले की अवस्थाएं किशोरा, बाल्य या शैशवा या गर्भावस्था, ये बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही सहायक होती हैं। प्रौढ़ावस्था में ये होता है कि आपका डेवलपमेंट होगा, सामाजिक नैतिक उसमें और आपका स्तर बढ़ता जाएगा, लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि बच्चों का अगर पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी नहीं अच्छे से सफल होगा तो लास्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए इस स्टेज में बच्चों का बस विकास होता है, ग्रोथ वृद्धि रुकी रहती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।